हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये यूपीएससी की मेंस एग्जाम के लिए कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है उसमें पेपर नंबर 1, जिसमें इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम आज 2019 के एक पेपर को डिस्कस करेंगे जिसमें पूरा एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार का इंग्लिश का पेपर होता है। साथ ही साथ ग्रामर के उन सारे रूल्स को हम डिस्कस करेंगे जो सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एनडीए, एसएससी, बैंक सर्विस और सभी स्टेट पीसीएस के लिए तथा पीजीटी, टीजीटी इंग्लिश के तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो के एंड में आप कमेंट करके बताएं कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं तथा ये वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल है। सो आइए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 2019 का यूपीएससी के 2019 का पेपर है जिसमें 3 घंटे का समय होगा और यह पेपर 300 मार्क्स का है। तो पूरा हम एनालिसिस करेंगे कि इस पेपर की क्या खासियत है, कैसे कैसे इसमें हुआ। ये सभी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसा कि लिखा हुआ है कि ये पेपर केवल इंग्लिश में ही लिखा जाएगा। सो इट्स क्वाइट क्लियर, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश में लिखा जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन में लिखा होगा कि इसमें कितने वर्ड्स का आपको क्वेश्चन लिखना है और क्वेश्चन के सामने ये भी अंकित होगा कि इसके मार्क्स कितने होंगे। तो सारी चीज़ें क्लियर है। पहला ही क्वेश्चन अगर आप देखें तो पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये 600 वर्ड्स में लिखा जाने वाला एक ऐसे है, राइट। और ये ऐसे 100 मार्क्स का होगा। तो क्वेश्चन तो आप समझ ही रहे हैं, 100 मार्क्स का तो काफ़ी लेंथी होगा। इस प्रकार के 4 टॉपिक हैं और ये सारे टॉपिक या तो करंट बेस्ड है या फिर फैक्ट्स बेस्ड है। तो आप यूपीएससी की तैयारी करें तो आपके लिए इस प्रकार के टॉपिक होंगे जिसमें आपको 600 वर्ड्स में एक ऐसे लिखना है और ये ऐसे 100 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आप देखेंगे एक इस प्रकार का कॉम्प्रिहेंशन है और इस कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन में 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जो 75 मार्क्स का एक पैराग्राफ होगा। अब मैं आपको एक सलाह अपनी ओर से देना चाहूँगा कि आप सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले आप ये जरूर देख लें कि इसमें क्वेश्चंस क्या दिए हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि जब आप पैराग्राफ को पढ़ रहे होंगे, कंटेंट को पढ़ रहे होंगे, तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या जा रहा है और हमको कहाँ से इसको लिखा जाना है। इस प्रकार के 5 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन की आप देख रहे हैं 15 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए होंगे, जो टोटल 75 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज के वीडियो में कॉम्प्रिहेंशन के बारे में डिटेल एनालिसिस नहीं करूंगा, लेकिन यदि आपको लगता है कि मैं कॉम्प्रिहेंशन पर भी एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं एक सेपरेट वीडियो में कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करें उस पर भी डिस्कस करूंगा। ये कॉम्प्रिहेंशन सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग पैटर्न पर आते हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप सभी मुझे कमेंट करके बताएं कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड वीडियो अगर बनाने की आवश्यकता हो तो मैं जरूर बनाऊंगा। क्वेश्चन 3 अगर देखें, यहाँ एक प्रेसेस लिखने के लिए बात कहा जा रहा है। प्रेसेस राइटिंग का मतलब होता है कि जो भी पैराग्राफ, जो भी कंटेंट हम पढ़ते हैं उसकी जो लेंथ होगी वो 1/3 होगी। तो पूरा प्रेसेस पढ़ेंगे। तो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यद्यपि ऐसा क्वेश्चन कब पूछा जाता है, लेकिन स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में जब मेंस एग्जाम जब क्वेश्चन लिखते हैं, आप पेपर लिखते हैं, तो कंपलसरी जो पेपर होता है लैंग्वेज वाला, वहाँ प्रेसेस राइटिंग के लिए इस प्रकार का कंटेंट दिया जाता है। तो ये भी आप देखेंगे 75 मार्क्स का है। यहाँ पे आपको क्या करने के लिए कहा जाएगा कि आपको पैराग्राफ को केयरफुली पढ़ना है और उसको आप 1/3 लेंथ में ही लिखेंगे।
और इसे अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। आपको टाइटल यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि इस पैसेज को आप कम से कम 2 बार जितनी जल्दी पढ़ सकते हैं पढ़ेंगे और अपने वर्ड्स में इसको 1/3 लेंथ में लिखेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन के लास्ट में टोटल वर्ड्स लेंथ भी इसमें दे दी गई है कि ये जो पैराग्राफ है कितने वर्ड लेंथ का है, जैसे कि इसको 882 वर्ड लेंथ का दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ 1/3 का मतलब आपको 300 वर्ड्स में कम से कम एक पैराग्राफ को लिखना है। 300 वर्ड्स में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो जितनी जल्दी आप इसको पढ़ सकते हैं, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स का को अभ्यास करेंगे। तो प्रेसिस राइटिंग पर इफ यू नीड तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं प्रेसिस राइटिंग पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 4 से होगा। यहाँ से पूरी ग्रामर का टॉपिक है जिसमें ग्रामर के सभी टॉपिक्स को मैं आपको बताता जाऊंगा। लेकिन किसी टॉपिक से रिलेटेड ये कोई सेपरेट वीडियो अगर आपको नीड है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। वैसे ज़्यादातर टॉपिक्स पर मैंने एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाया है। सो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो ग्रामर के जो क्वेश्चंस हैं वो 50 नंबर के आते हैं और एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। देखते हैं बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर 4 के सब पार्ट ए को देखें। इसमें कहा जा रहा है rewrite the following sentence after making necessary correction. You will have to do necessary correction. Yes, ये करेक्शन करने के लिए क्वेश्चंस दिए, इनमें कुछ एरर है, आपको पता लगाना है। और आगे ये भी रिमार्क किया जा रहा है कि डोंट मेक अननेसेसरी चेंज इन द ओरिजिनल सेंटेंस। अननेसेसरी आपको उसको कुछ नहीं करना है, जहाँ नीड है उतना ही चेंज करना है। तो आप देख रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक एक नंबर दिया गया है। राइट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका गलत है तो नंबर 1 चला जाएगा और सही है तो बिल्कुल ठीक 1 नंबर मिलेगा। ग्रामेटिकल पूरे क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को हम पढ़ें, क्योंकि करेक्शन करना है तो हमको बड़ी केयरफुली पढ़ना है। द मैनेजर वॉज एंग्री अपॉन द एम्प्लॉय। पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कुछ गलती है, वो क्या गलती है यू विल हैव टू फाइंड आउट। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर गलती है एंग्री के बाद जो अपॉन आया है, दिस इज रॉन्ग वन। क्योंकि एंग्री के साथ ये अगर किसी, देखिए एक चीज हम पहले ही बता दें कि जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वो वर्ब के साथ अगर हम प्रीपोजिशन को जोड़ दें तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है। तो उनका जो ओरिजिनल मीनिंग है दैट शुड बी चेंज्ड। एंग्री के बाद हम अनेक प्रकार के प्रीपोजिशन लगाते हैं। अगर एंग्री किसी व्यक्ति विशेष से अगर हैं तो आप उसके लिए उसके बाद अपॉन की जगह विद लगाएंगे, एंग्री विद। राइट, तो करेक्ट आंसर वुड बी एंग्री विद, नॉट एंग्री अपॉन। तो अपॉन की जगह पर आपको विद लगाना है। यदि किसी वस्तु से अगर हम एंग्री हैं तो एंग्री टू या एंग्री एट लगा सकते हैं। सेकेंड वर्ड देखें, वन ऑफ द आंसर वॉज रॉन्ग। यहाँ गलती है कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है। इंपॉर्टेंट चीज है कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है। तो वर्ब सिंगुलर है, राइट, यहाँ तो सही है। लेकिन वन ऑफ के बाद जो नाउन आंसर है ये सिंगुलर में दे दिया, ये होगा प्लूरल यानी आंसर्स। तो करेक्ट जो करेक्शन आपको करना होगा, वन ऑफ द आंसर्स वाज रॉन्ग। सो आपने समझ लिया होगा कि यहाँ हमको क्या करना है, आंसर की जगह आंसर्स करना है। थर्ड वन इज यू शुड बाय न्यू फर्नीचर फॉर योर हाउस। सो स्टूडेंट, आई होप आपने कमी को देख लिया होगा, एरर कहाँ ही समझ लिया होगा। यहाँ पर जो गलती है वो फर्नीचर्स में है। एक्चुअली कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा ही हम सिंगुलर में ही यूज कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर, सीनरी, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, एडवाइस। इनका प्लूरल नहीं बनता। प्लूरल बनाने के दूसरे तरीके हैं। इस पर मैंने नाउन के बारे में, ये नाउन है फर्नीचर, इनका किसका प्लूरल बनाना है, किसके साथ प्लूरल वर्ब लगानी है, सिंगुलर किसका बनाना है, तो बहुत सारी डिटेल्स इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं। सीनरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं।
यहाँ गलती क्या है जरा उसकी बात कर ले। तो फर्नीचर्स नहीं होगा, इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे और ये होगा फर्नीचर, राइट। तो फर्नीचर्स को हम फर्नीचर में बदल देंगे, एस हटा देंगे, तो सेंटेंस वुड बी करेक्ट। फोर्थ वन इज दे पिच्ड द टेंट बिसाइड्स द लेक। आपको दोबारा से समझना है इसको कि यहाँ गलती बिसाइड्स में है। दो वर्ड होते हैं, एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। जनरली दोनों को बोलते समय एक जैसे ही लगते हैं, थोड़ी स्पेलिंग में अंतर है और उनके मीनिंग भी डिफर है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, और बिसाइड का मतलब होता है बगल में या पास में। तो स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ बिसाइड्स की जगह पर बिसाइड का यूज होगा। यस, बिसाइड की जगह पर बिसाइड्स का यूज, जो बिसाइड्स लिखा है यहाँ एस हटा देंगे और बिसाइड का यूज करेंगे, तो आंसर वुड बी करेक्ट। फिफ्थ वन, द वुड कटर वॉज फॉलिंग द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। एंड वुड कटर जंगल में पेड़ों को गिरा रहा है। गिरा रहा है मतलब काट करके गिरा रहा है, तो फॉलिंग की जगह पर आपको लिखना है कटिंग डाउन। So correct answer would be cutting down, right? So आप falling की जगह लिखेंगे cutting down, तो ये आपका नेसेसरी करेक्शन हो जाएगा। अगर हम 6 नंबर को देखें, the hens had stopped laying eggs। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो लाइंग वर्ड है, राइट, लाइंग मीन्स लेटना, सीधा लेटाना, झूठ बोलना, इस तरीके के इसके मीनिंग होते हैं। क्योंकि यहाँ जो करेक्ट जो मीनिंग होगा, इट शुड बी लेइंग, LAYING, राइट, ये होगा। तो आपको लिखना है LYING की जगह LAYING, ये आपको नेसेसरी करेक्शन यहाँ पर करना होगा। अगर हम 7th नंबर की बात करें, द मदर सिंग्स until the child does not go to sleep, ये लिखा हुआ है। यह हमको समझना है कि until एक नेगेटिव वर्ड है, राइट। अब नेगेटिव वर्ड है तो उस वाले क्लॉज में नेगेटिव वर्ड लगाने की नीड नहीं है, यानी until के साथ नॉट की जरूरत नहीं है, और जब नॉट नहीं लगाएंगे तो डज को भी नहीं लगाएंगे, अर्थात डज नॉट को हटाना है। अब डज नॉट हटाएंगे तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो जाएगा, तो डज नॉट को हटाएंगे तो एस या ईएस हमको गो के साथ लगानी पड़ेगी और हो जाएगा गोज। तो आपको डज नॉट हटा के गोज करना है, बस इतना सा करेक्शन इसमें करना, ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम 8th नंबर को देखें, देयर वाज नो वन टू लुक एट द चिल्ड्रन इन द हॉस्टल। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। हमको समझना है कि लुक के बाद हमको यहाँ क्या लगाना है। यहाँ एक्चुअली लुक एट भी देखना नहीं है, इसका मतलब है देखभाल करना। तो देखभाल करने के लिए लुक आफ्टर यूज होगा, तो आपको एट की जगह पर आफ्टर लगाना है, यानी ये हो जाएगा लुक आफ्टर। तो इस तरीके से सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगर हम 9th को देखें, द रिप्लाई इज अवेटेड फॉर, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। अवेट के बाद कोई प्रीपोजिशन लगाने की नीड नहीं होती, फॉर को हटा देंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लें, द चेयरमैन फ्लू द फ्लैग। यहाँ कहने का आशय ये है चेयरमैन ने झंडा फहराया, राइट, झंडा उड़ाया ऐसा नहीं होगा, फहराया। झंडा फहराने के लिए, ध्वजा फहराने के लिए फ्लू नहीं होता, होइस्ट वर्ड का यूज करते हैं, HOIST, राइट। तो यहाँ पर लगाएंगे होइस्टेड, क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो होइस्टेड हो जाएगा, राइट। इस तरीके से आपने देख लिया कि 10 जो क्वेश्चंस दिए थे, जो 10 मार्क्स के थे, बड़ी आसानी से आप इसको विद इन मिनट्स सही कर सकते हैं। इन सब पर आधारित मैंने डिफरेंट सेपरेट वीडियोस बनाई है। इसके अलावा फिर भी आपको लगता है कि कोई जानकारी आपको समझनी है तो मुझे कमेंट करके क्वेश्चन नंबर डाल के जरूर बताएं कि आपको क्या समझ में आना नहीं आ पाया है, जिसको समझना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, क्वेश्चन नंबर बी को, तो ये बी इसमें खाली जगह भरने के लिए आया, फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको एप्रोप्रिएट वर्ड्स सप्लाई द मिसिंग वर्ड, या मिसिंग वर्ड को पता लगाना कि इसमें खाली जगह में क्या भरा जाएगा।
तो अब हम देखेंगे यहाँ मिसिंग वर्ड क्या है। सप्लाई द मिसिंग वर्ड। हार्ड वर्क इज टेलिंग अबाउट योर हेल्थ। यहाँ हमको अबाउट लगाना है और इस सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड वन इज द बुक इज हार्ड टू कम अक्रॉस। द बुक इज हार्ड टू कम अक्रॉस। कम अक्रॉस ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। तो स्टूडेंट आपने देख लिया वो फ्रेजल वर्ब पर बेस्ड क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कम से कम 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेजल वर्ब पर कई पार्ट में वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियो जरूर बनाने वाला हूं, आप जरूर उनको देखिएगा। द बुक इज हार्ड टू कम अक्रॉस, यहाँ अक्रॉस लगा देंगे तो फ्रेजल वर्ब वुड बी कम अक्रॉस। ये सेंटेंस करेक्ट हमारा हो जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड वन। द लेडी इज द हेir टू अ लार्ज स्टेट। हेir टू यानी बारिश है, तो यहाँ पर हमको लगाना टू, राइट। फोर्थ को देख लेते हैं। आई वॉज डिसगस्टेड हिज बिहेवियर। तो डिसगस्ट के बाद एट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हमको एट लगाना है, एट प्रीपोजिशन लगा दें और ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ही डिड नॉट एग्री। एग्री, अब देखिए माई प्रपोजल, यहाँ हमको चूंकि अगर एग्री हम किसी व्यक्ति से होते तो विद लगाते, लेकिन किसी वस्तु से अगर हमको एग्री होना है तो हम यहाँ पर भी टू लगा देंगे, एग्रीज टू। तो जब अभी एंग्री वाला हमने बताया, तो स्टूडेंट आपने देखा कि फ्रेजल वर्ब बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेजल वर्ब को आपको अच्छी तरह समझ लेना है, 5 से 10 क्वेश्चन आप आराम से ठीक कर लेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेक्शन सी के क्वेश्चन को। ये भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे कि सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। करना क्या है, यूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आप देखेंगे ब्रैकेट्स में ये जो वर्ब दी गई है ये करेक्ट फॉर्म में यूज करना है। करेक्ट फॉर्म का मीन्स कि सेंटेंस जिस टेंस में है उसी टेंस की बेस्ड वर्ब को यूज करना है। जैसे कि हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। द चाइल्ड, ब्रैकेट में लिखा है स्टिल द सो लास्ट इवनिंग। यहाँ हमको ध्यान देना है कि सेंटेंस किस टेंस का है। तो ये सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस में कहीं पर लास्ट, यस्टरडे, एगो, बिफोर, इस प्रकार के वर्ड्स का यूज किया गया है, तो निश्चित ही वो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होगा। इस कंडीशन में हमको करना क्या है, जो वर्ब की जो फॉर्म होगी पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ को स्टिल की सेकंड फॉर्म लगानी है, दैट वुड बी स्टोर, राइट। सेकंड फॉर्म इज स्टोर, तो यहाँ हम स्टिल की जगह स्टोर कर देंगे और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड वन को। द मैन, जो वर्ब है ब्रैकेट में, दैट इज रीड द न्यूज़पेपर व्हेन आई एंटर्ड द रूम। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि व्हेन या व्हाइल से कोई क्लॉज अगर हो और वो पास्ट टेंस में हो, तो उसका पहले वाला जो क्लॉज है वो पास्ट के कंटिन्यूअस में बनाना है। इट मीन्स व्हेन आई एंटर द रूम, ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। तो इस कंडीशन को हम समझ लिया, पहले वाला जो सेंटेंस पास्ट का कंटिन्यूअस बनेगा, अर्थात द मैन वाज रीडिंग, यहाँ आपको लिखना वाज रीडिंग, तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड को देख लेते हैं। द टीचर सेड दैट द सन, जो वर्ब है जिसे हमें फिल करना है, दैट इज बी स्टेशनरी। हमें पता होना चाहिए बी की जो फॉर्म है वो इज, आर, एम ये होती है, इज, आर और एम, बाज, बर। ये बेसिक सी जानकारी मैंने इस पर एक वर्ब बेस्ड एक वीडियो बनाया है, वहाँ मैंने वर्ब के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया, उस वीडियो को आपको जरूर देख लेना चाहिए। अब हमको देखना क्या है, द टीचर सेड, यानी ये सेंटेंस पास्ट का है, राइट, पास्ट का टेंस है। तो ये वर्ब जो बी है वो हम बाज वर्ब में से कोई एक लगाएंगे, यानी द टीचर सेड दैट द सन इज स्टेशनरी। लेकिन हाँ एक यूनिवर्सल फैक्ट है, इसीलिए हमको एक वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली लगानी है, राइट, प्रेजेंट की। तो द सन इज स्टेशनरी, यहाँ हमको बी की जगह पर इज लगाना है, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ही, क्वेश्चन नंबर 4 रह गया अभी, सॉरी। यू माइट आस्क हर नेम।
हमने देखा कि माइट ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, कोई उसमें चेंज नहीं करते, ये आस्क को ही लगा देंगे। यू मस्ट आस्क हर नेम, क्वेश्चन इज इटसेल्फ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इज ही, खाली ब्रैकेट में लिखा है सफर फ्रॉम फीवर फॉर 5 डेज। आप देखें फॉर या सिंस अगर लिखा हो तो सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। अब चूंकि यहाँ ये कोई साइन नहीं है कि पास्ट का परफेक्ट पास्ट का बनाना है या प्रेजेंट का, तो जनरली हम प्रेजेंट में बना देंगे। तो ही हैज बीन सफरिंग, या हमको सफर की जगह करना पड़ेगा हैज बीन सफरिंग, और सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4 के सब क्वेश्चन सी को, जो कि 5 मार्क्स का है, बड़ी आसानी से विद इन मिनट्स यू विल मेक करेक्ट वन, राइट। तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सब क्वेश्चन डी को। डी में क्या लिखा है, राइट द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड्स, होमोफोन्स, वन वर्ड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षार्थी को, जो किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उन्हें इनको अच्छे से जरूर समझ लेना है। इन पर बेस में शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस अक्सर बनाता रहता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उनको अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। अभी हम डिस्कस करते हैं कि इनके एंटोनिम्स क्या होंगे। तो नोबल का एंटोनिम होगा इग्नोबल, राइट, IGNOBLE। सबसे पहले मैं सॉल्व करूं, मैं आपको थोड़ा सा मौका दूंगा कि वीडियो को पॉज करें और इनको स्वयं करके देखें कितने वर्ड्स के तुम एंटोनिम जानते हो, राइट। आई होप आपने ऐसा कर लिया होगा। अब नोबल का होगा इग्नोबल, IGNOBLE, राइट। लॉयल, इसमें DIS जोड़ देंगे, डिसलॉयल हो जाएगा। स्ट्रेट, स्ट्रेट में सीधा, इसका वो जिगजैज, राइट। एंड पार्शियल, पार्शियल का मतलब थोड़ा, आंशिक, तो इसका हो जाएगा होल, राइट। और स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट फर्टाइल, यानी कोई चीज जो उपजाऊ नहीं है, उपयोगी नहीं है, इसका हो जाएगा इनफर्टाइल, राइट, या बैरन कर सकते हैं इसका यूज। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो एंटोनिम्स हैं, इस पर जो है हम देखेंगे। इसका एक मैंने सेपरेट बनाया है, उसे भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं नोबल का इग्नोबल हो जाएगा, राइट, नोबल का इग्नोबल, लॉयल का डिसलॉयल, और स्ट्रेट का जिगजैज। मैंने यहाँ इनके यूजेस भी आपको करके दिए हैं, कैसे इन सेंटेंस को यूज करें। तो दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं कभी कभी सेंटेंस बना करके यूज भी उसका पूछ लिया जाता है, और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि याद करके आप उन पर एक एक सेंटेंस जरूर बना लें, ताकि वो आपको स्थायी रूप से याद हो जाए। अब देखते हैं जैसे पार्शियल का होल, और उस पर भी मैंने एक सेंटेंस बनाया, ही डजंट हैव अ इवन पार्शियल नॉलेज अबाउट हिज सिलेबस, राइट। और स्टेराइल एंड फर्टाइल, तो इस तरीके से आप इसका एंटोनिम, फर्टाइल का मतलब स्टेराइल का मतलब समथिंग दैट इज बैरन, और इसका एंटोनिम बताना है दैट इज फर्टाइल वन, राइट। सो आप इस पर बेस्ड अलग अलग सेंटेंस बना के इनको याद कर सकते हैं, ताकि इस तरीके से आपको ये इंफॉर्मेशन आपकी स्थायी हो जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन ए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, राइट, एज डायरेक्टेड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, यानी जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा ही बनाना है, इसके मीनिंग को चेंज नहीं करना है। So student, this part is very very important for all type of competitive examinations, all type of aspirant of the competitive examinations। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये वाला सेक्शन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आपने लिखा देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, आई थिंक ये तो आप लोग अच्छे से जानते ही हो। किसी प्रकार की अगर ये इसके बाद कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, डायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इसमें जरूरी चेंजेस करते हैं, इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। द ओल्ड मैन सेड,
इन्वर्टेड कोमा आई हैव बीन विजिटिंग दिस टेम्पल फॉर मैनी ईयर्स। इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो पहले ही मैं बता दूं कि एक असर्टिव सेंटेंस है, तो सारे नियम हमें असर्टिव के ही लगाने हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इन्वर्टेड कोमा को हटा करके केवल दैट लगाना है। क्या सेंटेंस बनेगा, द ओल्ड मैन सेड दैट। ओके, फिर आई चूंकि फर्स्ट पर्सन है तो ओल्ड मैन से चेंज करेंगे और ये हो जाएगा ही। तो ओल्ड मैन सेड दैट ही। अब इसका टेंस भी चेंज करना पड़ेगा, तो हो जाएगा पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में और हैड बीन, तो ही हैड बीन विजिटिंग, दिस की जगह हो जाएगा दैट टेम्पल फॉर मैनी ईयर्स। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा, द ओल्ड मैन सेड दैट ही हैड बीन विजिटिंग दैट टेम्पल फॉर मैनी ईयर्स। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड वन। सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको पैसिव वॉइस में बनाना है, राइट। तो पैसिव वॉइस, यहाँ से भी क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पूछे जाते हैं, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो पैसिव वॉइस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, सभी प्रकार के पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, सारी जानकारी डिटेल से उसमें आपको मिलेगी। तो इसका हम कैसे बनाएंगे, अलाउ द पिलग्रिम्स टू पास, ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है और इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसको हम बनाने के दो तीन तरीके बताऊंगा। सबसे पहले आप लेट का यूज करके बना सकते हैं, लेट द पिलग्रिम्स बी अलाउड टू पास, एक तरीका ये रहेगा। अगर हम दूसरे तरीके से करें तो यू आर एडवाइज्ड टू अलाउ द पिलग्रिम्स टू पास, ऐसे भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस आप कर लेंगे। थर्ड वन इज नो सूनर हैड शी हर्ड द न्यूज देन शी फेंटेड, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज सुन एज और नो सूनर का यूज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा पूछा जाता है। तो इनके ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप जरूर उसको देखिएगा कि इंपॉर्टेंट कंजंक्शन कौन से हैं। इसके अलावा भी कोई भी क्वेरी आपकी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और आपकी क्या प्रॉब्लम्स है। बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा। एज सुन एज को लगाना है तो आपको नो सूनर को हटाना है, बहुत ही सिंपल। और बता दें, नो सूनर के साथ देन आता है तो देन भी हटाना पड़ेगा, और यहाँ हमको कॉमा लगाना है, केवल इतना सा चेंज करना है। तो नो सूनर को हटाना है और देन हटाना है, तो देन की जगह पर कॉमा लगाना है, एक चेंज तो ये करना है। और नो सूनर को हटा के वहां लगाते हैं एज सून एज। एक और चेंज करना है, जो हेल्पिंग वर्ब नो सूनर के बाद आई थी अब उसको सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगा, एज सून एज सी हैड हर्ड द न्यूज, कॉमा लगा के सी फेंटेड। बहुत ही सरल तरीके से, ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है और आराम से सेंटेंस को करेक्ट कर लेंगे आप। फोर्थ क्वेश्चन को देख लीजिएगा, यहाँ बहुत ही अच्छी सी बात है, नाइदर नॉर कंजंक्शन का यूज हुआ है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कंजंक्शन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो कंजंक्शन पर भी आपको बहुत अच्छे से समझ पकड़ बनानी होगी, क्योंकि इस प्रकार के कंजंक्शन परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अब नाइदर नॉर का यूज करना है, यानी दोनों का मतलब होता है नेगेटिव या ना तो ना ही, इसको लगाना। पहला सेंटेंस हम पढ़ लें, ही वॉज नॉट इंटेलिजेंट, यानी वो होशियार नहीं था। सेकेंड वन, ही वॉज नॉट इंडस्ट्रियस, वो मेहनती भी नहीं था। तो ये दोनों बातें कि ना तो होशियार था ना ही मेहनती था। तो बहुत ही सरल है, यहाँ से इस नॉट को हटा दीजिए और यहाँ से इस नॉट को हटा दीजिए। पहले वाले नॉट की जगह पर आपको लगाना नाइदर और दूसरे पर लगाना नॉर, बस। अब इस ही वाज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा, ही वॉज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर इंडस्ट्रियस। इस प्रकार से सेंटेंस आपका ये चेंज करने के बाद बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि टर्न इनटू सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बनाना है, इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेंटेंस को कैसे हम चेंज करें, यानी सिंथेसिस का पार्ट है ये, कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाएं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाएं, सिंपल को कंपाउंड में चेंज करें, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में चेंज करें। ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, इसको आपको सिंपल में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, तो आइए पहले मैं इसका हिंदी में अर्थ समझा देता हूँ। व्हेन द डॉग इज स्लीपिंग, जब कुत्ता सो रहा है।
लेट इट लाई पीसफुली, इसको चुपचाप से सोने दो, ये कहा जा रहा है। आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को वैसे बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे कि सोते हुए कुत्ते को शांति से सोने दो, इतना सा बनाना है। तो क्या करेंगे, लेट, और इस इट की जगह पर इट को हटा देंगे, इट की जगह पर लगा देंगे लेट द स्लीपिंग डॉग, लेट द स्लीपिंग डॉग लाई पीसफुली। तो क्या अर्थ हो जाएगा, सोते हुए कुत्ते को शांति से लेटे रहने दो, ये हो जाएगा इसका अर्थ, राइट। तो आप समझ गए होंगे, इसमें हमने सिंपल सेंटेंस को बना दिया है। सिंपल कैसे बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस कैसे होते हैं, ये सारी जानकारी आप इस वाले वीडियो को जब देखेंगे, यहाँ पर सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, एंड सिंथेसिस बेस्ड एक सेंटेंस टॉपिक है, जिसे आप पूरा जरूर देखिएगा, तो आप आराम से समझ जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। He only laughed, right? He didn't do anything else. यहाँ आपको करना है बट का यूज करना है। अब आपको मैं बता दूं, बट अकेला यूज नहीं होता, नन और बट ये दोनों एक साथ आते हैं, नन बट, ठीक है, नन बट। अब हमको समझना है करना क्या है कि ही डिड नथिंग ओनली लाफ, तो ओनली को हटाना है, राइट, और यहां से चूंकि नन बट लगाएंगे तो डिड नॉट को भी हटाना है, राइट। और सेंटेंस क्या बनेगा, यानी हिंदी अर्थ है उसने केवल वो हंसता रहा, उसने कुछ और नहीं किया। तो ही डिड नथिंग, ही डिड नथिंग बट लाफ्ड, ही डिड नथिंग बट लाफ्ड, इस प्रकार का सेंटेंस बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि आपको अनलेस का यूज करना है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पूरे क्वेश्चंस आप देखें मेनली कंजंक्शन बेस्ड है। तो कंजंक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है कि 10 नंबर के कंजंक्शन बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अनलेस का यूज करेंगे तो बहुत ही सरल है। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, अनलेस का मतलब इफ नॉट। तो आप जान गए होंगे या इफ को हटाना है और नॉट को हटाना है, इतना सा हटा दीजिए और अनलेस लगा दीजिए, कोई चेंज आपको नहीं करना। और नॉट हटाएंगे तो डज नॉट पूरा हटाना पड़ेगा। जब डज नॉट हटाएंगे तो टेंस प्रेजेंट का था तो एडॉप्ट में एस जोड़ना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द एबल प्रैक्टिस विल कंटिन्यू अनलेस द गवर्नमेंट एडॉप्ट्स स्ट्रिंजेंट मेजर्स। तो इफ और नॉट को हटा के अनलेस लगाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इजीएस्ट वन। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिएगा। 8 में बताया जा रहा है केवल आपको इन ऑर्डर दैट का यूज करना है। किसका यूज करना है, इन ऑर्डर दैट। तो इन ऑर्डर दैट 3 वर्ड होते हैं, इन ऑर्डर दैट होता है, एक इन ऑर्डर टू होता है और एक होता है सो दैट। तो इनको आपस में बदलना है, तीनों का मीनिंग एक ही होता है। और खास बात बता दें, इन तीनों के बाद मे अथवा माइट मॉडल का ही यूज होता है। तो ये कंडीशन तो ये फुलफिल कर रहा है कि माइट तो पहले से इसमें यूज है ही। सो दैट को हटा करके यहाँ पर इन ऑर्डर दैट लगा दीजिए, कोई चेंज इसमें करना नहीं है, इट्स वेरी इजी, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। द वर्डन वाज टू हैवी फॉर द ओल्ड मैन टू कैरी। यहाँ बहुत ही अच्छी सी बात बताई है कि ये रिमूव टू का क्वेश्चन है जिसमें टू को हटाना है। अब ये आपको पता होगा कि टू के साथ इन्फिनिट टू चलता है, ये दोनों साथ साथ आते हैं। इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें रिमूव टू और यूज टू, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको करना क्या है, इस टू को हटाएंगे तो ऑब्वियस सी बात ये है कि आपको ये टू हैवी यहाँ कर देंगे सो, राइट। सो हैवी फॉर द ओल्ड मैन, राइट, दैट ही कैन नॉट कैरी। अब इस इन्फिनिट टू को हटाएंगे, इस जगह पर लगाएंगे दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट कैरी। सेंटेंस कंप्लीट क्या हुआ, द वर्डन वाज सो हैवी, राइट, फॉर द दैट द ओल्ड मैन कैन नॉट कैरी, द ओल्ड मैन कैन नॉट कैरी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को।
इसमें क्या करना है, सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी एक सेंटेंस सिंपल का था, एक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कह दिया है। तो सी वॉज फ्राइटेंड बाय द मैन्स ग्लेयरिंग आईज, एक सिंपल सेंटेंस है, इसको हमें कॉम्प्लेक्स में बनाना है। वो एक आदमी की घूरती हुई आंखों को देख करके डर गई, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो सी फ्राइटेंड व्हेन सी फ्राइटेंड व्हेन सी सॉ ए मैन्स ग्लेयरिंग आईज, ऐसे भी बना सकते हैं सेंटेंस को, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा ये सारे सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करते हैं। तो 10th वन इज सी वॉज फ्राइटेंड व्हेन सी सॉ अ मैन्स ग्लेयरिंग आईज। इस तरीके से हमने एडवर्ब क्लॉज का यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बना दिया है। सो स्टूडेंट, आपने देखा कि कंजंक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। कंजंक्शन बेस्ड क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो कंजंक्शन पर मैं सेपरेट वीडियो बनाया है। आपने देखा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड सिंथेसिस पर भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसको भी आप जरूर देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 के सब क्वेश्चन बी को देख लेते हैं। यहाँ बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, यूज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक द सेंटेंस दैट ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, डोंट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स। ध्यान देना, वर्ब की जो वर्ड है उसकी फॉर्म को नहीं बदलना है। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर वैग्यू एंड एम्बिजियस सेंटेंस। अगर सेंटेंस आपका एम्बिजियस है, क्लियर नहीं है, तो कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। इट मीन्स कि जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का यूज करके आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं। इसका मतलब है हेट, यानी नफरत करना, घृणा करना, राइट। अब इस पर एक सेंटेंस बनाएंगे आप। अभी मैं पहले बता देता हूँ, फिर इसके सेंटेंस भी आपको बताऊंगा। कॉन्टेजियस जो इन्फेक्शियस है, यानी जो संक्रामक है, राइट। स्टैगर मीन्स जो टॉटर करता हो, सही से चल नहीं पाता होगा, लड़खड़ा कर चलने वाला, दैट इज कॉल्ड स्टैगर। इंसुलर होता है जो नैरो माइंडेड है, यानी नैरो माइंडेड मीन्स जिसकी विचारधारा बहुत संकीर्ण है। और डायडेक्टिक का मतलब होता है इंस्ट्रक्टिव, यानी आपको कोई सूचना, कोई संदेश देने वाली कोई वर्ड है। तो आप इस पर बेस्ड सेंटेंस कैसे बनाएंगे, अब देखेंगे अपनी स्क्रीन पर। ये जो मीनिंग जिनको मैं अभी आपको यूज करने के लिए कह रहा था, तो जैसे कि डिसडेन आप देख रहे हैं, डिसडेन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, स्कॉर्न या घृणा करना। सेंटेंस बहुत सरल सा बनाइए, ही डिसडेन्स राइवल्स, वो अपने प्रतिद्वंदियों से नफरत करता है। कॉन्टेजियस यानी इन्फेक्शियस, लेप्रोजी इज कॉन्टेजियस डिजीज, राइट। स्टैगर इज टॉटर, यानी लड़खड़ा करके चलना। द ओल्ड मैन स्टैगर्ड इन द स्ट्रीट, राइट। तो इस तरीके से आपने इनको सेंटेंस में यूज करना है। नेक्स्ट इज इंसुलर। इंसुलर जैसे मैंने नैरो माइंडेड या रेस्ट्रिक्टेड, यानी विचारधारा जिसकी संकीर्ण हो, यानी संकीर्ण विचारधारा वाला व्यक्ति। इन डेमोक्रेसी पीपुल विद इंसुलर अप्रोच नेवर बिन इन द एंड, तो यहाँ हमने यूज किया इंसुलर। डायडेक्टिक, इसका मतलब है इंस्ट्रक्टिव, यानी सूचना या सलाह देने वाला। वन शुड फॉलो द डायडेक्टिक स्टेप्स टू रीच वंस गोल, तो डायडेक्टिक स्टेप्स ये एक एडजेक्टिव है, इसको हमने यूज किया। तो इस तरीके से आपने देखा, यहाँ कहा जा रहा है चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर आप देखें ब्रैकेट में ये दो वर्ड दिए जाएंगे जो बिल्कुल बोलने में एक जैसे लगेंगे, काफी कंफ्यूजिंग होंगे। आपको समझदारी से समझना है कि कौन सी वर्ड का हम यूज करेंगे। सो आइए जानते वन बाई वन। आप देखेंगे एप्रोप्रिएट वर्ड हमको चूज करना है, तो ग्लोड और ग्लूड दोनों का हमको मीनिंग पता होगा, तभी हम सही से कर पाएंगे। ग्लोड का मतलब है चमकना और ग्लूड का मतलब है चिपकना। सेंटेंस क्या कह रहा है, ही रिमेन टू हिज सीट, वो अपनी सीट से क्या रहा, चिपका रहा, तो ग्लूड भरा जाएगा, ये वाला सेंटेंस यहाँ करेक्ट होगा। You should wear a garment in the summer, ये कहा जा रहा है। अब दो वर्ड दिए हमको ब्रैकेट में, लूज, लॉस
लॉस एंड लूज, लूज का मतलब होता है ढीला और लॉस का मतलब होता है हानि। तो ये हमको क्या भरना है, लूज भरना है, खाली जगह में भरेंगे लूज, LOOSE। थर्ड वन इज ही ब्लैंक्स बिफोर द बॉस। अब एक कोवर्ड है, एक कोवर्ड है। कोवर्ड का मतलब कायर होना होता है और कोवर्ड का मतलब होता है सिमट जाना, डर जाना, है ना, इस प्रकार का होता है। तो अपने बॉस के सामने वो क्या करता है, कोवर्ड कर जाता है, कोवर्ड, COWERED, राइट, कोवर्ड। फोर्थ वन इज द प्लेयर वाज क्राइंग फाउल, एक फॉल, राइट, फाउल, एक तो FOUL फाउल, इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो फिल्दी यानी बहुत दुर्गंध वाला, और फाउल का मतलब जो सही नहीं है उसके लिए भी इसका फाउल का यूज किया जाता है। और एक होता है फॉल, FOWL, इसका मतलब है चिड़िया या पोल्ट्री से रिलेटेड वर्ड होता है, लेकिन यहाँ जो एप्रोप्रिएट वर्ड होगा दैट इज फाउल, FOUL, राइट, ये करेक्ट होगा। फिफ्थ वन इज द चीफ वॉज ब्लैंक ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ दो वर्ड दिए, अप्राइज्ड एंड अप्रेज्ड, इनमें से आपको भरना है। तो अप्राइज्ड जो है इसका मतलब नोटिफाई यानी कोई सूचना देना, और अप्रेज्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना। जो चीफ वाज अप्रेज्ड ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट, तो स्वाभाविक से यह है कि यहाँ आंसर होगा अप्रेज्ड, APPRAISED। क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ ईडियम्स हैं, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का है, यानी 5 आपको ईडियम्स पूछे जाएंगे। तो ईडियम्स को भी आप याद करिए और उन पर सेंटेंस बनाने की जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या बताया, यूज द फॉलोइंग ईडियम एंड फ्रेजेस इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, राइट, अपना एक सेंटेंस बनाना है, टू ब्रिंग आउट द मीनिंग क्लियरली, ताकि उसका मीनिंग स्पष्ट हो सके, ऐसा आपको सेंटेंस बनाना है। डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड्स, अगेन वही बताया जा रहा है कि आपको इन वर्ड्स की जो फॉर्म को चेंज नहीं करना है, तो जिस प्रकार की फॉर्म में है उसी फॉर्म में आपको एक सेंटेंस बनाना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं पहले वाले को, जिसका मतलब होता है विद अ व्यू टू, यानी के संबंध लगा होगा, काफी यूजफुल रहा होगा। कुछ टॉपिक ऐसे भी रहे होंगे जो आप पहली बार देख रहे होंगे, आपको उनकी समझ कम हो सकती है। तो ज़्यादातर टॉपिक्स पर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप अगर जरूरी समझे तो उन्हें जरूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जिसे आपको जानना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार है जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।